वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रिवीजन। टॉपिक है हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। बेटा फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमने दो चीजें पढ़नी है, एक फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न एंड सेकंड इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट के साथ और आप लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट करके चलना है, चाहे आप बच्चे में से पढ़े हैं पहले नहीं पढ़े, जो बच्चे भी रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं कोशिश कीजिए पूरा साथ में पार्टिसिपेट करने की, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है रिवाइज हो। तो बेटा फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो है सबसे पहला पार्ट हमने जो करके चलना है वो है एडजस्टमेंट्स। सबसे पहला पार्ट जो हमने करके चलना है बेटा वो है एडजस्टमेंट्स। वी विल स्पेंड ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes और 1 hour 20 minutes एडजस्टमेंट्स कवर करने के लिए, और उसके बाद हम आपके आरटीपी से क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे। बेटा सबसे पहली एडजस्टमेंट जो आती है या सबसे कॉमन एडजस्टमेंट जो आएगी, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए देखो दो चीजें हो सकती हैं। पहला क्या है, अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। देखो क्या हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। टीबी का मतलब बेटा क्या है, ट्रायल बैलेंस होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है बेटा, ट्रायल बैलेंस है। यहां पर क्या बेटा, नॉट अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, नॉट अपेयरिंग इन, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, नॉट अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक बेटा ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है उसका मतलब पता है क्या, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। मतलब आप परचेज में से ऑलरेडी उसको माइनस कर चुके हो और क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिखा रहे हो। परचेज में से उसको ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं हम कहीं ना कहीं, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अलग से दिख रहा है, नहीं एक एडजस्टमेंट उसकी समवेयर ऑलरेडी हो चुकी हुई है। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट रहेगा, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, वो भी करंट एसेट्स में। ठीक है, शोन इन, शोन इन बैलेंस शीट, शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, किसके अंदर, एज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर आप दिखा के जाओगे, शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट अंडर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर हम इसको दिखा देंगे, खत्म। लेकिन अगर वो आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन, तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर ना दो ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पे दो ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, T1 एंड T2। ट्रीटमेंट वन क्या होगा, ट्रीटमेंट वन होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ, शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट, दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में अंडर करंट एसेट्स। किसमें, करंट एसेट्स में। चलो जी, अब मुझे तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री आपको आनी चाहिए। कई बार पेपर के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री पूछ लेता है, तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री या क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्री सब आनी चाहिए। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर एडजस्टमेंट एंट्री पूछ ले तो क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बेटा, चलो जी बड़े अगली एडजस्टमेंट की तरफ। अगली एडजस्टमेंट बेटा हमारी क्या है सर, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। कौन मुझे बता रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या एडजस्टमेंट करके चलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखो सर यहां पर भी दो सिनेरियो, एक अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, एक अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, दूसरा नॉट अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। एक है अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, दूसरा है नॉट अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तब क्या करेंगे, यानी वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले मीनिंग बताओ क्या होता है, एक्सपेंसेस जो इनकर हो सका ड्यूरिंग द ईयर बट अभी तक हमने पे नहीं करा है। ऐसा खर्चा जो इनकर हो चुका है लेकिन अब तक पे नहीं करा है, तो इसकी अगर एडजस्टमेंट करूंगा तो एडजस्टमेंट कैसे करूंगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। एडजस्टमेंट करूंगा तो एक्सपेंस टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। अगर वो ऑलरेडी अपेयर हो रहे ट्रायल बैलेंस, मतलब आप ये एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हो, तब भी वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा मीन्स अभी एंट्री पास करनी है, मीन्स आपने इसको रिकॉर्ड करना है अभी। तो अगर ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो रहा है तब तो बेटा क्या होगा, बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट कहां पर होगी, सिर्फ एक एडजस्टमेंट, शो इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी कहां पर दिखाओगे, लाइबिलिटी साइड्स,
बैलेंस शीट में भी कहां पर, लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटीज में भी कहां पर, करंट लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में भी कहां दिखाएंगे, करंट लाइबिलिटीज में दिखा के चलेंगे। अगर नॉट अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस है, नॉट अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस है, तो ऐसे केस के अंदर बेटा क्या, दो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट वन, जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस होता है उस एक्सपेंस के अंदर ऐड कर देंगे। ट्रीटमेंट वन क्या होता है, एडिड टू एक्सपेंस। अब यहां पर रट्टाफिकेशन में नहीं जाना कि सर पी एंड एल के अंदर ही ऐड होगा, नहीं सर। अगर वो डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग है, और वेजेस कहां पर आने वाली है, ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर वेजेस आती है, तो वेजेस के अंदर ऐड करूंगा तो ट्रेडिंग के अंदर ऐड होगा, है ना। अगर मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वो कहां जाएगा, पी एंड एल के अंदर। तो इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एक्सपेंस कि कहां पर वो ऐड होगा। तो एडिड टू एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग पी एंड एल के अंदर जाएगा, ट्रेडिंग में या पी एंड एल में। दूसरा ट्रीटमेंट बेटा क्या होगा, बैलेंस शीट के अंदर। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, बैलेंस शीट में कहां पर, करंट लाइबिलिटीज में। बैलेंस शीट में कहां पर, करंट लाइबिलिटीज में। ठीक है। जनरल एंट्री अगर कोई पूछे क्या हो जाएगा, सर एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या कर देंगे, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। क्रेडिट क्या कर देंगे, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। बेटा बता देता हूं, ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर जितने क्वेश्चंस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एडजस्टमेंट आपको सिर्फ ट्रीटमेंट पता होने से नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक खुद से बैलेंस शीट मैच नहीं होगी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जब हम क्वेश्चंस करना शुरू करोगे, हर क्वेश्चन में पहला मौका आपको दिया जाएगा, हर क्वेश्चन के अंदर आपको 12 मिनट दिए जाएंगे, 12 मिनट आपके होंगे पूरे, और 12 मिनट बाद बेटा मैं गेम शुरू करूंगा, यानी मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। ठीक है, चलो। तो फटाफट से बस अभी एडजस्टमेंट करते जाओ। आपकी दो एडजस्टमेंट हो गई। आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 3 के ऊपर। थर्ड एडजस्टमेंट कौन सी करें, सर थर्ड एडजस्टमेंट जो हमारी हो जाएगी, दैट विल बी प्रीपेड एक्सपेंसेस। थर्ड एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। मैं बता दूं, इन कंसेप्ट के ऊपर बेटा ट्रू फॉल्स भी बन जाते होते हैं, ट्रू फॉल्स भी बन जाते होते हैं, तो ध्यान से। और अन एक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं इसको। मतलब क्या होता है बस इसका मुझे ये बता दो, एक्सपेंस जो कि अगले साल का है लेकिन इस साल पे कर दिया। सबसे कॉमन एग्जांपल रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सबसे कॉमन रहते हैं। वैसे इंश्योरेंस सबसे कॉमन हो गया, मींस एक्सपेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर बट पेड इन द करंट ईयर। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर भी यहाँ पे देखो दो चीजें हो सकती हैं। सर पहला क्या है, अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, पहला क्या है, अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। तो दूसरी एडजस्टमेंट क्या, नॉट अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। मुश्किल है ही नहीं बेटा, अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, नॉट अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है तब क्या, बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स। अगर ट्रायल बैलेंस में अपेयर नहीं हो रहा तब क्या, जो मेरा रेलिवेंट एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस में से डिडक्ट करूंगा। तो पहला डिडक्ट फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस, जो रेलिवेंट एक्सपेंस है उसमें से आप डिडक्ट करोगे। ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर दिखा के चलोगे, खत्म। अगर आपसे जनरल एंट्री पूछूं, जनरल एंट्री क्या, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंस, खत्म। पक्का, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ के चलना, टाइम पीरियड को ध्यान से पढ़ के चलना। ठीक है, इस वाली एडजस्टमेंट में कई बार गलती कर बैठता है बच्चा। अगली एडजस्टमेंट, एक्रूड इनकम। अगली एडजस्टमेंट, एक्रूड इनकम। अगेन एडजस्टमेंट जो हिडन एडजस्टमेंट भी हो सकती है कई बार। जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, जानबूझ के देगा 10% इन्वेस्टमेंट, साथ में डेट बताएगा किस दिन परचेज करी है कहीं ना कहीं, और आपको इंटरेस्ट गायब होगा, इनकम गायब होगी। या फिर आपको इंटरेस्ट दे रखा होगा, कितना रिसीव करा, देगा 12% इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट का फिगर देखोगे दे रखा होगा 9,000 रुपए। 1 लाख का 12% का तो आता 12,000। इनकम दिख रही है 9,000 रुपए, यानी 3,000 रुपए का इंटरेस्ट ऐसा है जो एक्रूड है, ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं। ठीक है, तो अगला आता है एक्रूड इनकम, या जिसको हम बोल देते हैं इनकम रिसीवेबल। ठीक है,
इनकम रिसीवेबल, या जिसको मैं कह सकता हूं दिस इज माय अर्नड इनकम, दिस इज माय अर्नड इनकम। ट्रीटमेंट क्या होगा सर इसका? सर देखो वही चीजें हैं सर, दो एरो, appearing in trial balance, not appearing in trial balance, appearing in trial balance and not appearing in trial balance। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर अपेयर हो रहा है तब क्या करूंगा? बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स के अंदर दिखा देंगे, खत्म। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर एक्रूड इनकम। अगर ट्रायल बैलेंस में अपेयर नहीं हो रहा तब यहां पर दो एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, ठीक है, बेसिकली एडिड टू इनकम। इनकम अगर होगी उसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है जी। यहां पर दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? सेम, शोन इन बैलेंस शीट, शोन इन बैलेंस शीट किसमें? अंडर करंट एसेट्स, शोन इन बैलेंस शीट अंडर करंट एसेट्स, खत्म। समझ आया? शोन इन बैलेंस शीट अंडर करंट एसेट्स। कंसेप्ट यहां पर कौन सा इन्वॉल्व होता है? एक्रूअल कंसेप्ट। कंसेप्ट यहां पर कौन सा इन्वॉल्व होता है? एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है जी। चलो बड़े अगले कंसेप्ट की तरफ, अगली एडजस्टमेंट की तरफ। अगली एडजस्टमेंट क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसके लिए एक और वर्ड आ सकता है, क्या है वो? अनअर्नड इनकम, नमूनो अनअर्नड इनकम। अनअर्नड इनकम मतलब क्या है? इनकम ऑफ द फ्यूचर ईयर्स बट रिसीव्ड इन द करंट ईयर। इस साल मुझे इनकम मिल गई है अगले साल की। यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है? मैचिंग। इसके अंदर क्या है बेटा? यहाँ पर दो चीजें, सर अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस या गिवन इन ट्रायल बैलेंस। सर दूसरा क्या है? नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तब क्या करूंगा? शोन इन करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट, ठीक है। यहां पर क्या होगा? अगर नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस है सर, दो एडजस्टमेंट। ये इनकम मेरी इस साल की है नहीं, लेकिन इनकम के अंदर इंक्लूड हो रखी होगी तो हटाना पड़ेगा। तो डिडक्ट फ्रॉम रेलिवेंट इनकम, डिडक्ट फ्रॉम रेलिवेंट या रिस्पेक्टिव इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड सेकंड ट्रीटमेंट, शोन इन करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट, शोन इन करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट, खत्म। एंट्री नंबर या एडजस्टमेंट नंबर 6, बोलो कौन सी करेंट छठी एडजस्टमेंट? अच्छा यहाँ पे एडजस्टमेंट ट्री लिखी ना मैंने। एडजस्टमेंट ट्री क्या होगी? इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पिछले में लिखी थी हमने जनरल एंट्री, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, ठीक है जी, डन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या? हाँ जी यार अब बोलो। सर व्हाट इफ वी शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट? बेटा कौन से पॉइंट की बात करके चल रहे हो? फिफ्थ की? बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ना, जो इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है वो तो हम डिडक्ट करके चलेंगे ना रेलेवेंट इनकम में से, और इनकम तो क्रेडिट साइड में ही आती है पी एंड एल के। हाँ जी सर, डेबिट साइड बोलना था, गलती से क्रेडिट लिख नहीं दिया। नहीं बेटा डेबिट में नहीं दिखाएंगे उसको, नहीं डेबिट में नहीं दिखाना, ठीक है, माइनस करके ही दिखाओगे। अगला पॉइंट है ड्रॉइंग्स इन गुड्स। अच्छा ड्रॉइंग्स इन गुड्स की बात करके चलो, मतलब क्या होता है ड्रॉइंग्स इन गुड्स का?
कुछ विड्रॉ किया प्रोप्राइटर ने गुड विड्रॉ करे हैं किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं एडजस्टमेंट एंट्री की ही बात करके चलूं तो व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री? सर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? परचेजेस। वाई? परचेज के अंदर बेसिकली क्या आता है, वो गुड जो आपने खरीदे आगे बेचने के लिए। अब अगर मैं उनको आगे बेच नहीं पा रहा, कम कर दिया, तो परचेज को घटा दिया, और डेबिट क्या कर दिया? ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स का इंपैक्ट क्या पड़ता है? कैपिटल कम होती है। तो अब इसका इंपैक्ट क्या दिखाएंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर? इसका इंपैक्ट क्या दिखाएंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पर लिखा होगा टू परचेजेस, इस परचेजेस में से माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स इन गुड्स, माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स इन गुड्स या गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। दूसरा इंपैक्ट सर बैलेंस शीट, दूसरा इंपैक्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या करेंगे सर? बैलेंस शीट के अंदर यहां पर आती है हमारी सर कैपिटल, कैपिटल में से आप माइनस करके दिखा देना ड्रॉइंग्स इन गुड्स। अच्छा, ये कौन सी अमाउंट के ऊपर आएगी, कॉस्ट के ऊपर या सेलिंग प्राइस के ऊपर? सर कॉस्ट के ऊपर। जानबूझ के क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगा स्टॉक विड्रॉन या गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग 2500, ब्रैकेट में लिखेगा सेल वैल्यू इज ₹3000। ठीक है, तो 2500 के बेस पे एंट्री होगी। कॉमन पॉइंट है, तुम्हें लग रहा होगा कि सर इसमें क्या ही गलती होगी, है ना? बेटा मॉक टेस्ट पेपर अभी रिसेंटली चेक करें कुछ मैंने बच्चों के, 16 में से सिर्फ 3 बच्चों का ठीक था, बाकी सबने गलत करा हुआ। सबने अमाउंट, किसी ने अमाउंट गलत लिखी हुई थी, किसी ने एंट्री ही गलत करी हुई थी। ठीक है, सिमिलर टाइप की कुछ एडजस्टमेंट थी, सबने गलत करा हुआ था। चलो बड़े आगे, नेक्स्ट नंबर क्या है? 7। फिर इसके अंदर ट्राई करें, उसका भी कुछ होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो करवा रहा हूं बेटा, बस उस पर फोकस करो अभी। ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, देख लेंगे उसका ट्रीटमेंट भी। ठीक है, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो जरा। डेबिट साइड ऑफ P&L। सर बिजनेस और बिजनेस एंटिटी दोनों अलग अलग इंसान। आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया वो कैपिटल है, लेकिन बिजनेस के लिए एक तरह से लाइबिलिटी है। अब आपने पैसा लगाया, यही पैसा आप कहीं और लगाते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता। अब आप कहोगे ना बिजनेस को कि भाई बिजनेस मैंने तेरे पे पैसा लगाया, मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर कभी भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम। ठीक है, चलो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटल जो है वो क्या है? अल्टीमेटली वो पैसा है जो प्रोप्राइटर को मिलना चाहिए, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट है वो भी किसको मिलना चाहिए? प्रोप्राइटर को। और मैं कह रहा हूं अगर बिजनेस मैन और बिजनेस एंटिटी, बिजनेस मैन और बिजनेस एंटिटी अगर अलग अलग इंसान है, अलग अलग है दो एंटिटीज, दो डिफरेंट एंटिटीज है, इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस को अगर उसको इंटरेस्ट देना है तो बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा है तो क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होना चाहिए। क्रेडिट क्या कर दिया जाए? क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट क्या कर देंगे? कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर मैं क्लोज करना चाहूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, समझ में आ ही रहा होगा। सर पहला इंपैक्ट कहां जाएगा? सर पहला इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। पहला इंपैक्ट बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैं डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं डेबिट साइड पे क्या लिखूंगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर दूसरा इंपैक्ट क्या जाएगा? सर दूसरा इंपैक्ट जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करेंगे बताओ जरा? सर बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर लिखेंगे, पहले लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल के अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल में क्या ऐड कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खत्म। ठीक है जी, बढ़ू आगे। अगली एडजस्टमेंट बोलो बच्चों, 8th, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बताओ जरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से क्या करें? सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है बेसिकली, जो मैंने गुड्स पैसा विड्रॉ करा उसके ऊपर अब इंटरेस्ट, बिजनेस कह रहा है भाई मुझे बिजनेस, मुझे इंटरेस्ट दो। कह रहे हैं जब तूने पैसा लगाया था, कैपिटल लगाई, तो उनमें से इंटरेस्ट मांग रहे थे तुम लोग, कह रहा है मुझे भी इंटरेस्ट दो। अब देखा जाएगा बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम है तो क्या होना चाहिए? इनकम है तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम बनेगा तो क्रेडिट होगा। सर मुद्दा ये आता है डेबिट का करके चलो। सर डेबिट करेंगे कैपिटल, यहां कह लो ड्रॉइंग्स, यहां कह लीजिए कैपिटल।
अल्टीमेटली इंपैक्ट एक ही है, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बैलेंस शीट में इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अच्छा, अगली एंट्री अगर हमें पास करनी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना पेपर के अंदर बेटा शॉर्ट फॉर्म मत यूज करके आना, पेपर के अंदर शॉर्ट फॉर्म मत यूज करके आना। मैं तुम लोगों को ये चीज बता रहा हूँ रिपीटेडली, प्लीज पूरा वर्ड लिखा करो, हमेशा पूरा अकाउंट नेम पूरा वर्ड लिखा करो। आई वॉज चेकिंग वन ऑफ द पेपर, उसके अंदर बच्चे ने क्या करा हुआ था, आईओडी, इस बार की नहीं पहले की बात कर रहा हूँ, बच्चा लिख रहा है आईओडी आईओसी। बेटा ये आईओसी आईओडी क्या हुआ, पूरा लिखने में कितना टाइम लगता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं, आईओसी का मतलब क्या, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिख कर आ रहे हो बेटा? अकाउंट्स का पेपर है तो ढंग से देकर आओ, ठीक है। मैं तो आईओसी का मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन समझ रहा हूँ, फुल फॉर्म मिल भी जाती है। ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना है इन चीजों का, इन चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों ने। शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करके आने, पूरा लिख कर आओगे हमेशा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरा लिखोगे, आईओडी आईओसी पेपर में मत लिख कर आना। अभी एक पेपर चेक किया मैंने, इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे पता है आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा है, लेकिन तुम लोगों के लिए जानना जरूरी है। एक एडजस्टमेंट आती है इन्वेंट्री के क्वेश्चन में, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल वाली, है ना। बच्चे ने पता क्या लिख के दिया, क्या मतलब लगाऊं इसका मैं? यस, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। सो ओ भाई, अब मैं बच्चे इसका, आप सोच के देखो, एग्जामिनर क्या इतना वेला है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, कि वो तुम्हारी फुल फॉर्म जो है वो डेबिट करता रहेगा बच्चों। तो जो भी बच्चे इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, मैं बता दूं, मैंने इस बच्चे को मार्क्स दिए ही नहीं है, इस बच्चे के मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा मार्क्स ही नहीं दिए। चाहे उसने आगे अमाउंट ठीक लिख रखी है, ठीक माइनस करी हुई है, बट मेरे को समझ तो आए कि कर क्या रहे हो भाई, लिख क्या रहे हो। मैंने मार्क्स नहीं दिया, ये किस चीज का एडजस्टमेंट है, क्या होता है ये? एसओजीआर भी। बेटा अगर ऐसी शॉर्ट फॉर्म यूज करके आनी है पेपर में, तो एक पेज खाली छोड़ के आओ स्टार्टिंग वाला, उसके ऊपर लिख कर आओ एब्रीविएशन टू यूज इन एग्जामिनेशन। या तो जहां पे एब्रीविएशन यूज कर रहे हो स्टार्टिंग में लिख कर आओ, एग्जामिनर को पता तो लगे भाई तुम लिख क्या रहे हो। बट ऐसी हरकत नहीं करके आनी बेटा, बता रहा हूं मैं। मार्क्स अच्छे चाहिए तो ऐसी हरकत कोई मत करके आना। चलो क्या करेंगे बताओ जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या करूंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ क्रेडिट में क्या लिखूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इनकम इतना रिकॉर्ड करा क्रेडिट साइड के अंदर। व्हाट इज द सेकंड ट्रीटमेंट? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। वही ट्रीटमेंट जो ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट होता है बेसिकली, है ना। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल, कैपिटल में से माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। चलो जी, अगली एडजस्टमेंट, अगेन एडजस्टमेंट जिसके अंदर बहुत बच्चों ने गलती करी हुई थी मॉक टेस्ट पेपर के अंदर। एडजस्टमेंट नंबर 9, गुड्स यूज्ड इन बिजनेस, गुड्स यूज्ड इन बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पे फ्री सैंपल्स, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, फ्री सैंपल बांध दिया, चैरिटी, गिफ्ट्स, एक्सेट्रा। बेटा गुड्स कौन से हो गए, जो तुमने खरीदे थे आगे बेचने के लिए, परचेज के अंदर इंक्लूडेड थे। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, इसको फ्री सैंपल के दे दिया, एक तरह से एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर दिया, चैरिटी डोनेशन, गिफ्ट खर्चा कर दिया ना, या सेल प्रमोशन, कहीं ना कहीं इसमें खर्चा कर दिया, तो वो खर्चा हमारा डेबिट होना चाहिए, और परचेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, फ्री सैंपल था, कहां जाना चाहिए, एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो आइडली अगर तुम देखो तो एडवर्टीजमेंट जो गिवन है उसके अंदर जितना तुमने यूज करा है वैस फ्री सैंपल, वो ऐड हो जाना चाहिए। बच्चे इसको लगे लिखे जा रहे हैं, ठीक है, बेशक इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट जब ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट का हेड है तो उसी के अंदर ऐड कर दो। एक बच्चे ने तो 2 बार एडवर्टीजमेंट लिख के दिया, टू एडवर्टीजमेंट, ट्रायल बैलेंस वाला, ब्रैकेट में लिखा भी लिख भी रहा है टीबी,
इसने दोबारा लिख रहा है टू एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट। हाँ, बच्चे ने ऐसे लिख के दिया एक्चुअली, बच्चे ने एक्चुअल में, मैंने आंसर शीट देखी, बच्चे ने क्या करा हुआ, यहाँ पर लिख रहा है टू एडवर्टीजमेंट, ब्रैकेट में लिखता है टीबी, अगला लिखता है टू एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे लिखता है एडजस्टमेंट, और आगे अमाउंट रिस्पेक्टिवली। ट्रायल बैलेंस के वाला उसके अंदर तो पहले से अमाउंट एडेड नहीं होती। बच्चे ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, उसके अलावा अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एडवर्टीजमेंट में ऐड हो जाएगा। तो अगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो, मैं कह सकता हूँ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, कुछ भी हो सकता है, चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, गिफ्ट हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, जो भी खर्चा है, सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट। टू क्या कर देंगे, परचेजेस, टू क्या कर देंगे, परचेजेस। सर समझ में आ ही रहा है इम्पैक्ट क्या होने वाला है, सब परचेज में से क्या करूंगा, माइनस, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज में से क्या होगा, माइनस होगा, और दूसरा इम्पैक्ट कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो ये तो बनाया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू परचेजेस, परचेज में से क्या कर दूंगा, मैं लेस कर दूंगा, परचेज में से मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, एडवर्टीजमेंट लेस कर दिया परचेज में से, चैरिटी लेस कर दिया, गिफ्ट सेल प्रमोशन जैसे भी दिया बस वो लेस करके दिखा दूंगा, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में इंपैक्ट डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वो खर्चे कितना दिखेगा, टू एडवर्टीजमेंट, टू चैरिटी, टू सेल्स प्रमोशन, ठीक है। बेटा अगली एडजस्टमेंट वो है जो एनपीओ के अंदर भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने करी हुई है। एडजस्टमेंट नंबर 10, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एडजस्टमेंट नंबर 10 इज वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या था, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने वाला तो तरीका देखो, सर ओपनिंग स्टॉक लेंगे, इसके अंदर जो तुमने परचेज करा, जितना ड्यूरिंग द ईयर परचेज करा वो ऐड कर दोगे, इसमें से माइनस क्या कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे, तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है जी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या आता है सर, ट्रीटमेंट की बात करके जो देखो बेटा, दो ट्रीटमेंट। पहला ट्रीटमेंट क्या, सर जो भी वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड, टू मटेरियल कंज्यूम्ड, टू मटेरियल कंज्यूम्ड खत्म, ठीक है जी। दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक ऑफ मटेरियल, करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है उसका स्टॉक आपको दिखाना होगा, ठीक है, डन। जो ये वाला स्टॉक है वो दिखाना। बिल्कुल बेटा, जो मटेरियल आप जिस मटेरियल का कंज्यूम निकाला जो आपने, उस स्टॉक की बात करके चल रहे हैं, ठीक है जी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी किसकी इस वाले की। एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी, प्रॉफिट एंड लॉस टू मटेरियल हो गया बस, मटेरियल कंज्यूम टू, प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली मटेरियल कंज्यूम में क्या अमाउंट आ रहा है, जितना कंज्यूम करा तुमने बस बच्चे को। और बैलेंस शीट में एसेट साइड वही जितना कंज्यूम किया उतना आएगा। बैलेंस शीट में जितना स्टॉक एंड में बचा बेटा वो आएगा ना, क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना बेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ साथ में क्लोजिंग स्टॉक, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है बेटा इसके अंदर। मटेरियल जो कंज्यूम करा वो खर्चा है मेरा, ठीक है, जितना कंज्यूम हो गया, और बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा, एसेट की तरह आ जाएगा। चलो बढ़े आगे, बोलो आगे, बढ़ो आगे बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 11, सर एडजस्टमेंट नंबर 11, 11 क्या है, गुड्स, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मटीरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स। कई बार पता है क्या बोलेगा, कह रहे हैं आउट ऑफ द गुड्स परचेज्ड,
Goods worth be 10,000 were used for the construction of machinery. Wages include 1,000. Wages include 1,000 due to worker who build the machinery. इस तरीके से कुछ, मतलब बेसिकली कहेगा कि वेजेस के अंदर कुछ वेजेस ऐसे हैं जो मशीनरी के लिए, और परचेज जो है उसके अंदर कुछ गुड्स ऐसे हैं जो आपने यूज करे हैं मशीनरी को बनाने के लिए। इस टाइप के एडजस्टमेंट बेटा वो देकर चलेगा। तो जब इस टाइप के एडजस्टमेंट देकर चलेगा तो उसको कैसे करने का? सर वेजेस के अंदर कुछ वेजेस जो एक्स्ट्रा आ रही हैं जो कैपिटलाइज होनी चाहिए माइनस करूंगा। गुड्स के अंदर जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको क्या करूंगा? माइनस करूंगा परचेज में से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? गुड्स और मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स। गुड्स और मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स। तो बेटा मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? सर एंट्री हो जाएगी फॉर एग्जांपल से प्लांट एंड मशीनरी। एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं, से प्लांट एंड मशीनरी। तो हमने जिस एसेट में यूज करा उसको करेंगे कैपिटलाइज। क्रेडिट क्या कर दिया? परचेजेस। क्रेडिट क्या कर दिया? वेजेस। क्रेडिट क्या कर दिया? वेजेस। ठीक है, समझ आ गया? तो क्या करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या करेंगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहां पर लिखेंगे टू परचेजेस। अब इस टू परचेजेस में से मैं लेस करूंगा क्या? मटेरियल यूज्ड फॉर मशीनरी। ठीक है, इसी तरीके से बेटा टू वेजेस, वेजेस में से लेस क्या कर दूंगा? यूज्ड फॉर या वेजेस फॉर मशीनरी। वेजेस फॉर मशीनरी। समझ आया बेटा? दूसरा इंपैक्ट बैलेंस शीट। एसेट में ऐड करेगा। बैलेंस शीट के अंदर जो रिस्पेक्टिव एसेट होगा, जैसे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के लिए था तो प्लांट एंड मशीनरी लिया, इसके अंदर ऐड कर दूंगा जो मटेरियल था वो भी, और जो वेजेस था वो भी। एक और इंपैक्ट रहेगा इसका, अगर इस प्लांट और मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो आपने इसको भी कंसीडर करके चलना है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए, मटेरियल और वेजेस को भी। आपका बेटा जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर 1 में इस बार डाला है ना इंस्टीट्यूट ने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डाला है, तो वो क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। रहते वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन वो। ठीक है, बढ़ो बेटा आगे। बेटा अब अगला पॉइंट मुझे क्या करवाना है? डेप्रिसिएशन। अगला कंसेप्ट मुझे क्या करवाना है? डेप्रिसिएशन। नोट नहीं कर रहे साथ साथ? जल्दी नोट डाउन करो बेटा प्लीज, जिसने भी नोट डाउन नहीं करा नोट डाउन करो 11th वाली। हाँ जी बच्चों, अगली एडजस्टमेंट, अगली एडजस्टमेंट है बेटा डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन के बारे में बात करें। सर डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी आ रही है तब क्या होना चाहिए? हाँ बस। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखा दूं। अगर डेप्रिसिएशन सिर्फ ट्रायल बैलेंस में आ रही है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर खर्चे के तौर पे आएगी। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन जो है वो एडजस्टमेंट में गिवन है तब क्या करना चाहिए? क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे आएगी और एसेट में से माइनस जाएगा। सर देखो एक सिनेरियो है गिवन इन ट्रायल बैलेंस। सर दूसरा सिनेरियो है गिवन नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस। नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहां पर आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन। सिंपल, यानी आप ऑलरेडी एक एंट्री पास कर चुके हो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी या डेप्रिसिएशन टू एसेट, फिक्स एसेट। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन है
तब एक ट्रीटमेंट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, खर्चा रिकॉर्ड करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहां जाके क्या लिख देंगे, टू डेप्रिसिएशन। क्या लिख देंगे जाके, टू डेप्रिसिएशन। और दूसरी तरफ क्या होगा सर बैलेंस शीट के अंदर, सर बैलेंस शीट के अंदर एसेट में से माइनस होगा जो भी रिस्पेक्टिव एसेट है, तो जो भी एसेट रहेगा मेरा फिक्स एसेट रहेगा उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखानी है। बेटा नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, सर डेप्रिसिएशन माइनस करके आपको बेटा अलग से दिखानी होती है, यहाँ पर डायरेक्टली माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली नहीं लिखोगे। दिस इज हाउ वी प्रेजेंट एसेट इन बैलेंस शीट। ठीक है, अब कहीं पर क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, वो आपको डेप्रिसिएशन का रेट जो देगा ना, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमेशा पूरा लिखा करो, डेप मत लिखा कर आना बेटा। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज फ्लैट परसेंटेज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज फ्लैट परसेंटेज, तो उस केस में मतलब क्या है, डायरेक्टली वो रेट लगा देना है ना, तो डायरेक्टली वही रेट आप यूज कर लोगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे से फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट है से 10 लाख रुपए का, ठीक है, और डेप्रिसिएशन का रेट आपको गिवन है 20%, सर पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 2 लाख रुपए। ऐसे केस में टाइम बेसिस को क्या करके चलूंगा, इग्नोर करके चलूंगा, ठीक है, तो टाइम फैक्टर इज इग्नोर्ड, देन टाइम फैक्टर इज इग्नोर्ड। अगर फ्लैट परसेंटेज गिवन है पर एनम नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, दैट इज पर एनम नॉट स्पेसिफाइड, कहीं पर लिखा नहीं हुआ पर एनम, क्योंकि पर एनम लिखा हुआ तो वहां पे टाइम फैक्टर लेना पड़ेगा, पर एनम लिखा है तो टाइम फैक्टर लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जनरल एंट्री अगर बोलूं तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, खत्म। चलो अगली एडजस्टमेंट क्या है सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब समझते हो तुम लोग, डेप्रिसिएशन चैप्टर रिवाइज करा है ना हमने। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, सबको काउंटिंग आती है ना। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है इसका मतलब क्या है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट, जिस दिन का बैलेंस है अब तक, उस दिन तक, उस डेट तक जितनी डेप्रिसिएशन भी एसेट के ऊपर चार्ज करी गई है वो होती है तुम्हारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस, राइट। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन हो रहा है तो ऐसे केस में, चलो नेक्स्ट लिखेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन हो रहा है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ऐसे केस में फिक्स एसेट को मत कम कर देना, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करोगे, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सर बैलेंस शीट के अंदर क्या करेंगे, सर पी एंड एल तो हो ही गया क्लियर, सर पी एंड एल के अंदर ऐसे केस में क्या करेंगे, सर पी एंड एल के अंदर तो डेबिट साइड में जाके लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन, पूरा लिखना, मैं कह रहा हूं शॉर्ट में मत लिख कर आना बेटा, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां पर जो भी फिक्स एसेट रहेगा, जो भी फिक्स एसेट है, जो भी उसकी कॉस्ट है वो, उसमें से माइनस करके दिखाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या हो जाएगा, जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन है वो, प्लस जो डेप्रिसिएशन तुमने ड्यूरिंग द ईयर चार्ज करी है वो अमाउंट, ठीक है जी, डन। बोलो बेटा यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक एडजस्टमेंट सबको क्लियर है बेटा, पक्की बात। आगे बढ़ सकता हूं बच्चों, जो बच्चे बेटा ऑनलाइन इस टाइम अटेंड कर रहे हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, आरुषि आरव मोहित श्वेता, बेटा यहां तक सब बच्चों को क्लियर। यस यस सर। यस सर क्लियर। चलो जी अगली एडजस्टमेंट नंबर बोलना 13। 14। अच्छा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को तुमने नंबर दे दिया होगा तुमने, है ना, ये लो चलो मैं दे देता हूँ 13।
मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन की बात करके चलें। देखो बेटा यहाँ पे दो चीजें आती हैं। मैनेजर कमीशन कैसे गिवन है, दो ही तरीके से हो सकता है। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, percentage of net profit before charging such commission, percentage of net profit, percentage of net profit after charging such commission, percentage of net profit after charging such commission। कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उसका, कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसका। ठीक है। अब इस केस के अंदर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मुद्दा से भी आता है सर। ठीक है। पहले बेटा मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन प्लस मैनेजर कमीशन। ऑल्टरनेटिवली मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन माइनस मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। सेम ही बात है। अब जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या तो केस नंबर वन होगा बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, या केस नंबर टू होगा आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। अगर केस नंबर वन है तो उस केस में क्या, यानी इसी का परसेंटेज है। अगर मैं इसको से 100% मान लू तो इसी के ऊपर कैलकुलेट करना है ना, तो दिस विल बी 10%। तो रिमेनिंग कितना होगा, 90% के बराबर होगा। राइट। तो अगर यहां पर मैं मैनेजर कमीशन बोलूं तो क्या पर एक क्या फॉर्मूला टाइप बनता नजर आ रहा है। क्या मैं कह सकता हूं मैनेजर कमीशन इज नथिंग बट से 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कह सकता हूं बेटा ऐसा। लेकिन अगर मैं यहां पर सेकंड कैटेगरी लेके चलूं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन कितना होगा सोच के देखो। मैनेजर कमीशन हमें चाहिए 10% ही, और ये है किसका, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। तो ये 110% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर यहां पर मुझे मैनेजर कमीशन चाहिए, कैन आई सिंपली से 10/110 ऑफ किसका, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। समझ आया बेटा। अब पूरा लिख कर आना है बेटा, मैनेजर कमीशन शॉर्ट में मत लिख कर आना। हाँ जी बेटा मोहित बोलो। सर ये मैनेजर कमीशन दोबारा बताना। बेटा मैनेजर कमीशन कई बार क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देगा वो मैनेजर कमीशन की। ठीक है, हैंड्स ऑन कर सकते हैं बेटा। कई बार वो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देगा मैनेजर कमीशन की। अब मैनेजर कमीशन दो तरीके से हो सकता है, वो परसेंटेज में बताएगा। वो कहेगा मैनेजर कमीशन है किस चीज का, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या हो रहा है कि कमीशन का खर्चा बुक करने से पहले जितना भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट है उसका से 10% देना है। एग्जाम्पल अगर 10% का रेट है तो 10% देना है, तब तो उस केस में सीधा सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग का 10% कर दूं, खत्म। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है, मतलब हम कह रहे हैं कि जो कमीशन देने के बाद प्रॉफिट बचेगा उसका 10% हमने निकालना है। मैंने एक थंब रूल सिखाया हुआ है क्लास के अंदर कि परसेंटेज मेथड फॉलो करेंगे हम, जिसका निकालना है उसको 100 मान लो। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का निकालना है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन को मान लिया 100। अगर वो 100 के बराबर है तो कमीशन कितनी, 10 के बराबर, तो बिफोर चार्जिंग कमीशन किसके बराबर होगा, 110 के। बस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली। अब मुझे मान लो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन गिवन है। अगर मुझे इस केस में कमीशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे, 10/110 मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। ठीक है बेटा। थोड़ा सा और समझना चाहते हो तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा ये तुम्हारा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर देखो क्या होगा, यहां पर तुमने लिख रखा होगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर तुम्हारी आ रखी होगी अदर इनकम, है ना, जो भी अदर इनकम्स है। यहां पर तुम्हारे कुछ खर्चे से आ रखे होंगे। खर्चों के बाद
यहां पर मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में स्पेसिफिकली एक्सक्लूडिंग मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन को छोड़ के बाकी जो खर्चे हैं वो, है ना, मैनेजर कमीशन को छोड़ के बाकी जो खर्चे हैं वो आ गए। तो तुम्हारे पास यहां पर जो प्रॉफिट बचेगा, मैं कह सकता हूं दिस विल बी योर नेट प्रॉफिट बिफोर टू नेट प्रॉफिट। लेकिन ये नेट प्रॉफिट कौन सा होगा? बिफोर मैनेजर कमीशन, है ना। अब अगर मैं क्या करूं, बस इसी को मैं नीचे ले जाऊं, यहां जाके लिखूं बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, ठीक है। अगर मैं अब यहां पर मैनेजर कमीशन चार्ज कर दूं तो टू मैनेजर कमीशन, तो जो बचेगा दैट इज नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। आफ्टर मैनेजर कमीशन है, यही हुआ ना। या सीधा सीधा लिख दूं टू नेट प्रॉफिट, तो ये तुम्हारा अल्टीमेटली प्रॉफिट आया। अब बेटा बस यही बात है, जब हम अकाउंट्स बना रहे होंगे मुझे बताना, क्या हमेशा हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन आ जाएगा? ये अमाउंट तो मुझे पता लग ही जाएगा ना बेटा। मुझे चाहिए क्या? मैनेजर कमीशन। अगर वो कहता है मैनेजर कमीशन क्या है? बिफोर चार्जिंग 10% ऑफ से या 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तब सीधा क्या करूंगा, मैनेजर कमीशन निकालने के लिए जो ये फिगर आया उसका 5%। लेकिन अगर आफ्टर बोलता है तो आफ्टर वाला तो ये अमाउंट है, बिफोर वाला अमाउंट ये है। कमीशन मुझे ये दे रखी है 5%। 5% किसका है? 5% है किसका? अगर ये 100 के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा फिर? 105% के बराबर। तो अगर यहाँ पर मैनेजर कमीशन निकालनी है, कैसे निकलेगी? 5/105 मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। ये 105 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे 5 की वैल्यू चाहिए। समझ आया बेटा? यस। हाँ जी बेटा मोहित, क्लियर। यस सर। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या आती है? ये तो हुई कैलकुलेशन की बात। एडजस्टमेंट क्या होती है? मैनेजर कमीशन खर्चा है बेटा, तो मैनेजर कमीशन को हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या करके चलेंगे? मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग या मैनेजर कमीशन पेएबल, ठीक है। मैनेजर कमीशन पेएबल, ठीक है जी, डन। क्लियर है सभी को? अब अगली चीज क्या आती है? बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स के बारे में जब क्लास में भी सिखाया था तो हमने कैसे सीखा था? इलुस्ट्रेशन के थ्रू सीखा था, अगर आप लोगों को याद हो। अभी भी हम वही चीज काम करके चलेंगे, लेकिन इस बार जो भी मुझे बैड डेट्स का सिखाना है, हम जब आईसीए के क्वेश्चंस करेंगे मैं तब सिखाऊंगा। आईसीए के क्वेश्चंस के साथ साथ हम बैड डेट्स के एडजस्टमेंट सीख के चलेंगे। मैं अभी बैड डेट्स के ऊपर अलग से टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है जी। बैड डेट्स के ऊपर अभी अलग से टाइम नहीं लगा रहे, वो हम सीखते जाएंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चंस करने के बाद अगर मुझे लगेगा दोबारा से कुछ चीजें बतानी है तो बेटा मैं बता दूंगा, कोई कोई बात नहीं, एंड में मैं लिखवा दूंगा चीजों को, ठीक है जी। चलो जी। अच्छा इंपॉर्टेंट है बहुत, मैं बता दूं डेटर्स वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर आपको अलग से पॉइंट्स, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्पेसिफिकली डेटर्स के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो मैंने बेटा क्लास में क्वेश्चन करवाया हुआ है, प्लीज वो क्वेश्चन करके चलेंगे। याद है क्वेश्चन? नहीं याद है? इलुस्ट्रेशन नंबर बताऊं मैं? इलुस्ट्रेशन नंबर SN71, इलुस्ट्रेशन नंबर SN71, प्लीज देख जाइएगा एक बार। एक डेटा साइड वो भी था ना, इसमें प्रोविजन ज्यादा होता है, मेंटेन कम करना होता है, एक्चुअल ज्यादा होता हाँ क्रेडिट साइड में आ जाता है वो, ठीक है। तो बेटा हम कर लेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ हम कवर करके चल लेंगे डेटर्स वाले जितने पॉइंट मुझे करवाने हैं। अगले एडजस्टमेंट की तरफ मैं बढ़ूं, तो अगली एडजस्टमेंट बेटा मुझे आपको जो करवानी है दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द म्यूचुअल ओइंग्स। दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द म्यूचुअल ओइंग्स। म्यूचुअल ओइंग्स का क्या मतलब है? है। हम कुछ हम म्यूचुअल इंडेप्टनेस कह लीजिए, ठीक है। मतलब आप ऐसे कह लो कि म्यूचुअल कुछ ट्रांजेक्शन है, सिंपल सी बात है। चलो अगली एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? 15। 15। अगली एडजस्टमेंट है म्यूचुअल ओइंग्स या म्यूचुअल इंडेप्टनेस। क्या करेंगे? एग्जाम्पल से लेते हैं सीधा। जिसका डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाएगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा, सिंपल। आपको मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस। यहां पर आपको क्या गिवन है? सन्ड्री डेटर्स,
यहां पर आपको गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स गिवन है 80,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 60,000 के। आपको मैं एक एडजस्टमेंट दे रहा हूं, above balances, above balances includes rupees 18,000 due from Mohit and rupees 14,000 due to Mohit, ठीक है, फॉर मटेरियल परचेस्ड। अगर तुम ध्यान से देखो, अब यहां पर हुआ क्या है, डेटर्स के अंदर भी कुछ अमाउंट ऐसा है जो मोहित से लेना है, कितना, 18,000, और क्रेडिटर्स के अंदर कुछ अमाउंट ऐसा है जो मोहित को देना है। तो क्या ये प्रैक्टिकल है? थोड़ा लॉजिकली चीज सोच के देखना, क्या बेटर ऑप्शन नहीं है कि मैं मोहित को बोलूं, बेटा मोहित आपने मेरे को कितना पैसा देना है, 18,000, मैंने आपको कितना देना है, 14,000, एक काम करो ना, 4,000 रुपये मुझे दे दो, बात खत्म। ऐसा तो नहीं करेंगे, नहीं, पहले मैं मोहित को 18,000 रुपये का चेक दूंगा, सॉरी, पहले मोहित मुझे 18,000 रुपये का चेक देगा, फिर मैं मोहित को 14,000 रुपये का चेक काट के दूंगा, ये लो मोहित रखो। या पहले मोहित मुझे 18,000 रुपये कैश देगा, ठीक है, मैं रख लूंगा अपने पास, एंट्री डाल दूंगा, फिर मैं करूंगा कैश निकाल के दिया, लो 14,000। फालतू में है बेटा, वो ट्रांजेक्शन बढ़ाने वाली बात है ना। नेट ऑफ कर लेते हैं ना, दोस्त दोस्त भी जब जाते हैं तो नेट ऑफ कर लेते हैं ना, भाई तूने मेरे 400 रुपये देने वाले, पिछली वाली है ना, पिछली कॉन्ट्री तेरी 400 पेंडिंग है, इस बार मैंने पैसे दिए हैं, नेट में इतना बंदा है, चल तू इतना दे दे, बात खत्म। होता है ना दोस्तों में भी, बस सेम चीज यहाँ चल रही है। एक ही बंदा है, हमारी किताबों में डेबिट बैलेंस में भी दिख रहा है, हमारी किताबों में क्रेडिट बैलेंस में भी दिख रहा है, कह रहा है भाई तेरे से कुछ पैसा लेना भी है, तेरे को कुछ पैसा देना भी है, एक काम करते हैं ना, नेट ऑफ करते हैं, वही काम यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, क्या, सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट, सन्ड्री डेटर्स को कर दिया क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्या कर दिया, डेबिट। कितनी अमाउंट से, कॉमन अमाउंट से, 14,000, 14,000 कॉमन अमाउंट है, 18,000 से मत कर देना, 18,000 से मत कर देना, 14,000 कॉमन अमाउंट है, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट के अंदर इसका इंपैक्ट दिखता है, बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, बैलेंस शीट में यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख रहा होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में से माइनस कर दूंगा ड्यू फ्रॉम मोहित, या ड्यू टू मोहित, है ना, ड्यू, ड्यू फ्रॉम मोहित, ड्यू फ्रॉम मोहित, कितना, 60,000, 60,000 में से 14,000 गया, म्यूचुअल विंग लिख दो यार, बात खत्म। टू फ्रॉम के चक्कर में पड़े हो, म्यूचुअल विंग लिख दो, 46,000 सन्ड्री डेटर्स। यहां पर भी क्या हो जाएगा, ड्यू टू मोहित, कि भाई मोहित को इतना देना भी था तो माइनस कर दिया, 80,000 रुपये उससे लेने हैं लेकिन 14,000 उसको देने भी तो हैं, माइनस कर दिया, कितना, 66,000। तो इस तरीके से बेटा आप कर लेंगे, ठीक है जी, इस तरीके से बेटा हम क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। डन जी, बोलो, बढ़ सकता हूँ आगे, पक्की बात, लिख लिया है सबने, लिखा नहीं होगा है ना, नहीं लिखा ना, अच्छा, तो दोबारा नहीं लिख रहे हैं बेटा, मेरे पास भी पूरे नोट्स बने पड़े हैं पिछले वाले, सेम लैपटॉप है, लिखने का ऑब्जेक्टिव ये होता है, रिवाइज हो जाता है, सर कल होगा वो तो ठीक है। चलो अगली एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर बोलो, अगली एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल लॉस की, अगली एडजस्टमेंट क्या बेटा, एबनॉर्मल लॉस की। अब एबनॉर्मल लॉस की बात करके चलें, देखो एबनॉर्मल लॉस के अंदर बेटा देखो दो सिनेरियो, तीन सिनेरियो बन सकते हैं सर जी। एक सिनेरियो क्या होता है, नो इंश्योरेंस का केस, दूसरा सिनेरियो क्या होता है भाई, फुली इंश्योर्ड है जी हम, ठीक है। तीसरा सिनेरियो क्या है, पार्शियली इंश्योर्ड है, तीसरा सिनेरियो क्या है, पार्शियली इंश्योर्ड, ठीक है, नो इंश्योरेंस, फुली इंश्योरेंस, पार्शियली इंश्योर्ड। अब यहां पर क्या होता है सर, देखो बेटा जब भी नुकसान हुआ है तो स्टॉक का तो नुकसान हुआ है सर,
नुकसान हुआ है तो स्टॉक तो गया है ना, आग लगी स्टॉक में तो नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो एंट्री क्या होनी चाहिए? तो अगर एक मैं कॉमन एंट्री की बात करके चलूं, क्या मैं कह सकता हूं कि एक कॉमन एंट्री तो होगी ही होगी सर इन एनी केस। मेरा नुकसान हुआ है, चाहे वो जैसे मर्जी हुआ, लॉस बाय फायर हुआ है, थेफ्ट हुआ है, जैसे भी नुकसान हुआ है, तो लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? परचेजेस। परचेजेस अकाउंट। चाहे ऐसे कर दो तब भी ठीक है। अगर कोई बच्चा क्रेडिट साइड में अलग से लिखना चाहता है तो ये भी ठीक है, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों एक्सेप्टेबल, गलत नहीं माने जाएंगे, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये तो कॉमन एंट्री होगी। अब अगर तुमने इंश्योरेंस नहीं करा रखी तो क्या पूरा नुकसान हो गया? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैं क्या कर दूंगा? लॉस बाय फायर या थेफ्ट, जो भी है। अगर फुल इंश्योरेंस करा के बैठे हो, क्या कोई नुकसान हो रहा है? फुल इंश्योरेंस करा के बैठे हो, क्या कोई नुकसान हो रहा है? मतलब जो भी पैसा है यहाँ मुझे मिल जाएगा ना, जो भी पैसा मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो मुझे पैसा मिल जाएगा, या फिर इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर लेगी हाँ जी यार ये क्लेम तुम्हारा रिसीवेबल है, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल टू लॉस बाय फायर। ठीक है जी। तीसरा केस क्या है? पार्शली इंश्योर्ड है, तो जितना तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे देने के लिए रेडी है, या जितना मुझे मिल गया, बैंक या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। एंट्री बताओगे? एंट्री सबको समझ में आती है? एंट्री सबको समझ में आती है? डन। बेटा कुछ एक एडजस्टमेंट ऐसी है जो ना स्पेशल एडजस्टमेंट है, कुछ एक एडजस्टमेंट ऐसी है जो स्पेशल एडजस्टमेंट है। और मैं कह रहा हूं कि आप जिस चीज को इग्नोर करके जाने की सोचोगे ना, इंस्टीट्यूट वही पूछ के बैठ जाएगा। मॉक टेस्ट पेपर 1 अगर देखोगे तो जो स्पेशल एडजस्टमेंट है वो भी पूछी गई है। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर 1 जो इस बार हुआ उसमें स्पेशल एडजस्टमेंट भी टारगेट करी इंस्टीट्यूट ने। तो पहली आपकी स्पेशल एडजस्टमेंट क्या होती है? एडजस्टमेंट नंबर हमारी कौन सी होगी वैसे? 17। गुड सेंट ऑन अप्रूवल, गुड सेंट ऑन अप्रूवल wrongly treated as sales, goods sent on approval wrongly treated as sales। बेटा तुमने किसी को गुड्स भेजे थे, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस हमारा एक चैप्टर भी है ना। तुमने किसी को गुड्स भेजे थे भाई कि पसंद आएंगे रख लेना, नहीं पसंद आएंगे तो वापस कर देना, है ना। तुमने क्या करा? गलती से उसको सेल्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। बेटा बस मुझे इतना बताओ, जब भी गुड्स भेजे जाते हैं कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर, क्या इसको सेल की तरह ट्रीट करना चाहिए? सर तब तक सेल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए जब तक या तो वो टाइम पीरियड एक्सपायर्ड ना हो जाए, या वो कस्टमर जो है वो खुद एक इंटीमेशन दे दे हाँ जी मैंने गुड एक्सेप्ट कर लिए, या फिर मान लो उसने इंटीमेशन नहीं भी दिया है, कोई टाइम पीरियड भी नहीं था, बट एक रीजनेबल टाइम निकल चुका है, या फिर एक एक्शन उसकी तरफ से ऐसा हो गया जिसे पता लग गया हाँ जी इसने एक्सेप्ट कर लिए गुड्स, है ना। यही पढ़ता सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में, रिटर्न बेसिस में चैप्टर में। ठीक है, मतलब उसने किसी भी तरीके से गुड्स को यूज कर लिया, कम जो कपड़े थे कपड़े पहन के ही आ गए, है ना, वही कपड़े पहन के आ गए उसकी दुकान में, पता लग गया ना जी यार इसने तो कर लिया यूज। तो ऐसे केस में देखो होता क्या है, बेटा जिस टाइम पे गुड्स को भेजा, व्हेन गुड्स आर सेंट, कस्टमर को डेबिट कर दिया होगा, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, यही होता है ना। देखा जाए ये हुआ है। अब तुम्हें साल के एंड में पता है भाई ये जो है हमारी सेल्स नहीं है, जब सेल्स नहीं है तो एडजस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं एट एंड ऑफ ईयर, एट एंड ऑफ ईयर फॉर गुड्स awaiting customer approval, at end of year for goods awaiting customer approval, for goods awaiting customer approval क्या एंट्री होनी चाहिए? सर सेल्स को रिवर्स करो, सेल्स डेबिट, क्रेडिट क्या हो जाएगा? कस्टमर। ठीक है, किस अमाउंट से? सेलिंग प्राइस से। ठीक है, अगली एंट्री क्या? अब स्टॉक, मैं कह रहा हूं वो स्टॉक विच इज अवेटिंग अप्रूवल,
stock which is awaiting approval while lying with customer, स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा है, ठीक है, अप्रूवल अवेटेड है, is to be treated as part of closing stock. वो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा होना चाहिए, जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है वो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा होना चाहिए। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या करता हूं, उसको बढ़ाता हूं, ऐड कर दूंगा स्टॉक लाइन विद कस्टमर, ट्रेड क्रेडिट क्या कर दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट को, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी कहां पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो इसकी जो एडजस्टमेंट है वो दिखती है अब किस तरीके से है सर, ये आ गया तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहां पर क्या लिखा होगा, बाय सेल्स। इस सेल्स में से माइनस क्या कर दूंगा, सेल्स पेंडिंग अप्रूवल। बस इतना बताओ, ये जो सेल्स पेंडिंग अप्रूवल है ये कौन सी अमाउंट से होना चाहिए, सेल्स प्राइस। सेलिंग प्राइस से सर, ठीक है जी। दूसरा इंपैक्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अब बढ़ाना चाहिए वो स्टॉक जो लाइन विद कस्टमर है, ऐड करेंगे स्टॉक लाइन विद कस्टमर, ऐड करेंगे स्टॉक लाइन विद कस्टमर पेंडिंग अप्रूवल, स्टॉक लाइन विद कस्टमर पेंडिंग अप्रूवल, ये आ जाएगा कॉस्ट पे। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करके चलूं तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट की बात करके चलूं तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, मार्क दिस एडजस्टमेंट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैं बता रहा हूं। डेटर्स, डेटर्स में से माइनस करूंगा वो सेल जो पेंडिंग अप्रूवल है, तो सेल पेंडिंग अप्रूवल क्या हो जाएगा, माइनस, सेल पेंडिंग अप्रूवल क्या हो जाएगा, माइनस, किस अमाउंट से, सेलिंग प्राइस से, ठीक है। और क्या हो जाएगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मैं ऐड क्या कर दूंगा, स्टॉक लाइंग पेंडिंग, लाइंग विद कस्टमर, स्टॉक लाइंग विद कस्टमर कॉस्ट। प्रोविजन सर ये डेटर्स में से माइनस करके निकला है ना, प्रोविजन जो ऊपर स्क्रॉल करना ऊपर, चलो 1 मिनट वीडियो बंद करना। माइक हाँ जी बच्चों, चले हम बढ़े आगे। चलो अगला क्या है, एडजस्टमेंट नंबर क्या है, 18, गुड्स यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस wrongly treated as sales, wrongly treated as sales, goods used for domestic purpose wrongly treated as sale,
बेटा इसको रेक्टिफाई करने के लिए अगर तुम सोच के देखो, सबसे पहले एंट्री क्या होनी चाहिए, तुमने सेल्स गलत रिकॉर्ड करी हुई है, तो सेल्स गलत रिकॉर्डेड है, सबसे पहले तो सेल्स टू डेटर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा, तो सेल्स टू डेटर एंट्री करोगे। फिर तुम्हें एक एडजस्टमेंट और करनी पड़ेगी, जो आ जाएगी ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, ये वाली जो एंट्री होगी ये हो रही होगी सेल प्राइस पे। ठीक है, और बेटा ये वाली एंट्री किस पे होगी, ये होगी कॉस्ट प्राइस पे, ये होगी कॉस्ट पे, ये सेल पे और ये कॉस्ट पे। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करके चले, ट्रीटमेंट क्या सर, सर ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होगा, सर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहां पर टू परचेजेस माइनस क्या कर दूंगा, ड्रॉइंग्स, किस अमाउंट से, कॉस्ट से। यहां पर बाई सेल्स, सेल्स के अंदर माइनस कर दूंगा ड्रॉइंग्स, रॉन्गली रिकॉर्डेड है सेल्स, या ड्रॉइंग्स रिकॉर्डेड है सेल्स, सेलिंग प्राइस है। बैलेंस शीट में क्या होगा, कैपिटल, माइनस कैपिटल में से ड्रॉइंग्स माइनस करके दिखाऊंगा। यहां पर क्या होगा, डेटर्स, डेटर्स में से माइनस करके दिखाऊंगा वो वाली ड्रॉइंग्स रिकॉर्डेड है सेल्स। फर्क क्या है, ये सेलिंग प्राइस पे, ये कॉस्ट पे। फटाफट से कवर करो उसको। 19th, 19th, bad debts recovered but included in, sundry creditors। बेटा बैड डेब्ट से क्या हुआ, पैसा आया, बैड डेब्ट थे कुछ हम रिकॉर्ड करे हुए थे, रिकवर्ड हो गए। बैड डेब्ट थे कुछ रिकॉर्ड रिकॉर्ड करे हुए थे, बेसिकली बैड डेब्ट थे पुराने कोई, वो रिकवर हो गए हमारे। ठीक है जी, एंट्री वैसे होनी क्या चाहिए थी, बैड डेब्ट टू बैड डेब्ट रिकवर, नहीं नहीं एंट्री होनी क्या चाहिए थी बैड डेब्ट रिकवर्ड की, बैंक टू बैड डेब्ट रिकवर्ड या कैश टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया, बेसिकली कैश टू क्रेडिटर तुम एंट्री पास करके बैठ गए। एडजस्टमेंट ठीक कैसे करूं, सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट कर दूं, और बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होगा, बस यहां जाके लिख दूंगा बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैलेंस शीट में क्या होगा, क्रेडिटर्स में से माइनस कर देंगे बेटा बैड डेब्ट रिकवर्ड। 20th, एसेट सोल्ड बट ट्रीटेड एज सेल्स। बेचा एसेट है लेकिन सेल्स की तरह ट्रीट कर लिया, गलत है। एंट्री क्यों नहीं चाहिए थी, बैंक टू एसेट या कैश टू एसेट, एंट्री क्या कर दी हमने, कैश टू सेल्स, तो सेल्स डेबिट होगा, एसेट क्रेडिट होगा। बेटा जब इस टाइप की कोई ट्रांजेक्शन आए ना, डरना नहीं है, बस रेक्टिफिकेशन चैप्टर को रिकॉल करोगे तुम लोग, रेक्टिफिकेशन को रिकॉल करना, तुम्हारे सामने बेटा इसका सोल्यूशन जो है वो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो सेल्स टू एसेट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहां पर आ जाएगा बाय सेल्स, इसमें से माइनस क्या करेंगे, एसेट सोल्ड रॉन्गली ट्रीटेड एज सेल्स,
एडजस्टमेंट ये कर दूंगा, और बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, एसेट में से कम करना चाहिए, एसेट्स, इसमें से माइनस कर दूंगा कौन से वाला, डिस्पोज या सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स तुमने परचेज करे बट इन ट्रांजिट है, गुड्स परचेज है बट इन ट्रांजिट है, क्या होना चाहिए सर, गुड्स इन ट्रांजिट मेरा एसेट, गुड्स इन ट्रांजिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, गुड्स इन ट्रांजिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी और भी आएगा। बेटा क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर यहां पर आ जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट, जो हमारा गुड्स इन ट्रांजिट होगा वो बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा, ठीक है, पहला इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट क्या दिखेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर हम ऐड कर देंगे सेम अमाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर हम ऐड कर देंगे सेम अमाउंट गुड्स इन ट्रांजिट वाली। बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ गुड्स परचेज करे हो लेकिन वो गुड्स अब तक हम तक पहुंचे ना हो, ठीक है, वो गुड्स हम तक पहुंचे ना हो, ना तो गुड्स की डिलीवरी हुई है, ना ही इनवॉइस हमने रिकॉर्ड करा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना, तो वहां पर हम GIT2 क्रेडिटर्स ऑफ एंट्री पास कर दोगे। चलो जी, अगला, गुड्स सोल्ड, ट्रांजैक्शन नंबर 22, 22nd, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड टू कस्टमर, कस्टमर को डिलीवर नहीं करा, क्या होना चाहिए सर, गुड्स तो कस्टमर का है ना, गुड्स तो कस्टमर का है, बेच दिया लेकिन कस्टमर को डिलीवर नहीं करा, तो क्लोजिंग स्टॉक में से वैल्यू माइनस होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, जो बेच दिया लेकिन डिलीवर नहीं करा वो यहां से माइनस होना चाहिए। और सेम ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए, ये आपका ट्रीटमेंट होगा ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी सेम ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट में भी सेम ट्रीटमेंट। सो बेटा दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ रिवीजन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, अगले सेशन के अंदर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अगले सेशन में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैंने इस सेशन के अंदर बस जो एडजस्टमेंट नहीं करवाई है, दैट इज फॉर द बैड डेट प्रोविजन, फॉर बैड डेट प्रोविजन, फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट जो है हम क्वेश्चंस के थ्रू डायरेक्टली सीखेंगे, ठीक है। आफ्टर क्वेश्चंस अगर मुझे लगा कि इन एडजस्टमेंट को सेपरेट टाइम देना चाहिए मैं दे दूंगा, अदरवाइज व्हाट आई विल डू, जो रेगुलर लेक्चर्स के अंदर हमने रिकॉर्डिंग करी थी इसकी बैड डेट्स वगैरह की, आई विल रीशेयर दैट, ठीक है बच्चों। चलो, आपकी सारी एडजस्टमेंट बेटा तो बाकी मैंने करवा दी है। सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेशन। मेरे डाउट है, हाँ जी बेटा। 22nd वाली में जब ट्रेडिंग अकाउंट में पहले हम कर ही दिया, हाँ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आता है, तो एक जगह क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे क्या दूसरी जगह इंपैक्ट नहीं दिखाओगे, क्या वो पॉसिबल है कि ट्रेडिंग के अंदर तुम कह रहे हो कि क्लोजिंग स्टॉक से 80 आएगा और बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख आएगा, नॉट पॉसिबल ना। नहीं तो वो तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा ना, आपने गुड्स को डिलीवर नहीं करा है, सेल कर दिया है, सेल तो आपने रिकॉर्ड कर दी होगी, गुड्स आपने डिलीवर नहीं करा, तो इसका जो इंपैक्ट पड़ना है वो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर पड़ना है बस सीधा, ठीक है। चलो बेटा, वी आर एंडिंग द सेशन, ठीक है, इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी कवरिंग द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया हो।